नमस्कार आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के बारे में है कि हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली जो है उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है आज के टाइम में और वो कैसे काम कर रहा है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो मिस इन्फॉर्मेशन के स्ट्रॉम से रिलेटेड है कि कैसे जो झूठी खबर या फेक न्यूज जो होती है वो कैसे हमारे समाज पे, हमारे लोकतंत्र पे प्रभाव डाल रहा है। जो तीसरा आर्टिकल है वो हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र से संबंधित है। राइटर ने इसमें बताया है कि ऐसी बहुत सी घटना हुई है जिससे ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम हमारे लोकतंत्र पे, हमारे जो प्रणाली, हमारा सिस्टम जो है उस पर हम वापस ध्यान दें। उसके बाद में जो चौथा आर्टिकल है वो वुमेन के जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है हमारे पार्लियामेंट में, संसद में, विधायिकाओं में, उसके बारे में बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है लॉ सीखो के। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो ये है कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी असम। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक कदम है जिसकी वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। तो इसकी एक विस्तार में चर्चा करिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करता है। जब भी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो हमको ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि ये सिर्फ पुलिस या कोर्ट तक सीमित नहीं है। ये स्टार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट से, हमारे विधायिका से जो कानून बनाती है। उसके बाद में रोल आता है पुलिस अथॉरिटी का जो कि कानून को इन्फोर्स करती है, जो कि उसको लागू करने का काम करती है। उसके बाद में जो कोर्ट होते हैं वो एडजुडिकेशन का काम करते हैं और अंत में रोल आता है प्रिजन या करेक्शन होम्स का। तो करेक्शनल होम्स यहाँ पर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे उस अपराधी को सुधारने की, ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो ये समाचार में कैसे है, राइटर ने दो इंस्टेंसेस है उनके बारे में चर्चा करी है। पहला तो है विकास दुबे एनकाउंटर केस। हमने देखा कि कैसे एक गैंगस्टर प्रदेश छोड़ के रातों रात गायब हो जाता है। उसके बाद में वहां की पुलिस और उसके सहयोग के साथ में दूसरे स्टेट की भी पुलिस उसको पकड़ती है और फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो बड़ी ये एक नाटकीय स्थिति बनी थी। कोर्ट में भी ये जब मैटर गया था तो कोर्ट ने भी काफी इस पर सवाल उठाए थे। तो पावर टू कंडेम वॉज सोर्स नॉट फ्रॉम जुडिशियल ऑर्डर बट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये राइटर ने यहाँ पर बताया है। उसके साथ में अगर हम देखें तो यूपी में जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय ये देखने को मिला कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब किया है, उनके पोस्टर लगाए गए शहरों में, जिसको कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने भी अपनी जगह पे गलत माना है कि आप बिना अपराध सिद्ध हुए आपने इनको, सिर्फ आरोपियों का आपने ऐसा करा है। उसके साथ में उनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया गया, प्रॉपर्टी उनकी जब्त की गई। तो ऐसी कुछ गतिविधियों को चलते हुए ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इन चारों, जैसे मैंने चारों बताया, जो कि होता है पार्लियामेंट, पुलिस, उसके साथ में कोर्ट और करेक्शनल होम्स। तो इन चारों को साथ में मिलकर जब हम चलते हैं तब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का रोल ही ज्यादा दिखता है। तो हु डिसाइड व्हाट शुड बी अ क्राइम, तो क्राइम क्या है, अपराध क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो आपको जैसा पता होगा हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है यूनाइटेड किंगडम से। तो वहां का अगर हम देख ले तो वो राइटर ने बताया कि स्टेब्लिश्ड वेरियस थ्योरेटिकल बेसिस फॉर जस्टिफाइंग व्हाट शुड बी अ क्राइम। तो जो भी अपराध होता है उसके लिए काफी ज्यादा थ्योरेटिकल बेसिस तैयार वहां पे किए गए हैं, जैसे कितना हार्म पहुंचाया है और डिग्री ऑफ सीरियसनेस क्या है, कितना ज्यादा हानि पहुंचाने वाला वो क्राइम है, ये सारी चीजें देखी जाती है। पर सबसे जरूरी ये है कि वहां पे क्रिमिनल लॉज जो है और जो क्राइम है वो फॉलो किए जाते हैं जो कि वहां के स्टेट ने, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किए गए हैं उसकी बड़ी स्ट्रिक्टली उसका पालन किया जाता है और जो क्राइम के दायरे में आता है उस पर फिर वैसा एक्शन लिया जाता है। वही यहाँ अगर हम भारत में देखें तो मेजोरिटी गवर्नमेंट मेक लॉज डिफाइंस अ क्राइम। तो यहाँ पर जो अपराध क्या होगा ये हमारे यहाँ पे भी हमारा जो गवर्नमेंट है
वो डिसाइड करता है कि ये क्राइम हो सकता है, ये क्राइम नहीं हो सकता है। खासकर उसमें रोल जो आता है वो हमारे लेजिस्लेचर का भी आता है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट, जैसे हम कहते हैं, जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, उनका इसमें बड़ा रोल होता है। उसके बाद में अगर हम ये बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बताया वो ये है कि ऑल्सो कंट्रोल द इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी सेलेक्टिव परस्यू केसेस। तो यहाँ पर जो पहला रोल है, जो पार्लियामेंट में जो कानून पास किए जाते हैं वो उसी के होंगे, जिसकी गवर्नमेंट होगी, जिसके ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर माना जाता है कि ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो लॉ बनाती है। उसके साथ में जो पुलिस है, पुलिस किसके अंडर आती है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी है, इसका सारा पावर भी गवर्नमेंट के पास में ही होता है। और वो उस हिसाब से कौन सा कि स्टेट गवर्नमेंट को देखना देना चाहिए, सीबीआई के पास में कौन सा जाना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा सरकारों का रोल होता है। तो अगर हम गवर्नमेंट और जुडिशरी की बात करें, तो पहले तो जो फंक्शन हो गए हमारे, कि जो हमारा पार्लियामेंट है जो कानून बनाता है, उसके बाद में जो पुलिस है, ये तो गवर्नमेंट के साइड में हो गए, सरकार के साइड में हो गए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कोर्ट का, जुडिशरी का, जो कि तय करता है कि सच में एक क्राइम या अपराध है कि नहीं है। तो राइटर ने बताया है कि यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट होता हुआ दिखता है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम यूपी में देखें, तो यूपी में जो पेंडेंसी है, अगर हम पुलिस की ओर से देखें तो सिर्फ 15% ही पेंडेंसी रेट है। वही कोर्टों की तरफ देखें तो ये 90% तक है। तो 90% जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट्स में। वही पुलिस जो है काफी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर, जैसा राइटर ने बताया कि वहां पे पेंडेंसी केवल 15% है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसमैच है। तो धीरे धीरे होते ये आ रहा है कि पुलिस तो अपना काम तेजी से कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का स्पीड जो है वो काफी ज्यादा स्लो है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि इंक्रीजेस द नेचुरल टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड पोटेंशियल पनिशमेंट। तो यहाँ पर उसके कारण ये हो रहा है कि बहुत बार हमको ये भी देखने को पड़ता है, जो निर्दोष है वो काफी ज्यादा टाइम जेल में बिता लेते हैं, और बाद में उनके अंडर ट्रायल में ही जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है वो उनके अंडर ट्रायल के टाइम पे ही पूरा बीत जाता है, और फिर बाद में पता चलता है ये तो निर्दोष थे। तो बहुत ज्यादा ऐसे निर्दोष जो लोग हैं, उनके साथ में भी काफी गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट है गवर्नमेंट और जुडिशरी का। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि जुडिशरी क्या कर सकती है। जैसे हमको पता है जजेस कम है, और इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। कहते हैं कि दूसरे देशों से कंपेयर करें तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास में नहीं है। यहाँ पर रोल सरकार का भी आ जाता है कि कैसे हैंड इन हैंड मिलकर वो न्यायपालिका की मदद कर सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर जजेस की बढ़ा के, उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उनकी मदद करके। तो इससे कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से भी ये चीज में सुधार आएंगे, और ओवरऑल अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें तो इसमें भी सुधार आएगा। तो यहाँ पर इसके चलते हो ये रहा है, राइटर ने बताया कि इट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स। तो कोर्ट्स की जो महत्वता है वो इससे खत्म होते जा रही है। तो जैसे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तेलंगाना में भी एक रेप केस हुआ था, तो वहां पर एक जो कॉमन सेंटिमेंट लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा था कि नहीं, इनको कोर्ट वोट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका आप एनकाउंटर कर दो, और अंत में वैसा ही हुआ। अब हम इसकी सत्यनिष्ठा से उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट ऐसा बनते जा रहा है। उसके बाद में अगला बिंदु बताया है कि द इंक्रीजिंग डिस्कनेक्ट हैज स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो प्री ट्रायल अरेस्ट की बात हो या कस्टडी की बात हो, यहाँ पर इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ में जैसे सीए का एक एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर सरकार ने खुद ही निर्णय ले लिया कि हम जो असेट्स है इनके वो हम जब्त करेंगे। इन्होंने जो भी पब्लिक जो सरकार की या पब्लिक संपत्ति है उसको हम नुकसान पहुंचाया है प्रदर्शनकारियों ने, तो हम इन प्रदर्शनकारियों की संपत्ति ही जब्त कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने खुद ही वर्डिक्ट पास कर दिया, जो कि एडजुडिकेशन का रोल है जुडिशरी का। उसके साथ में एक इमिटेशन देखने को मिल रहा है, इमिटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो वैल्यू होता था प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ऐसा माना जाता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा हम निर्दोष मान सकते हैं आरोपी को। ये बहुत बेसिक सिस्टम है हमारे, अगर हम हमारा लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लीगल सिस्टम देखें तो खासकर। लेकिन ये वैल्यू कहीं ना कहीं घटते जा रही है। उसके साथ में एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ थ्रू ट्रायल्स, ये भी चीज पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि ट्रायल के दौरान सच्चाई क्या है ये तय की जाती है, तो अब और किसी का भी ध्यान नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि
जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, अब उसका जो फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम पे जा रहा है, जो कि उसके सोल से बिल्कुल अलग हटता हुआ एक चीज देखने को मिलती है। तो चलिए, जो दूसरा आर्टिकल है वो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर अगर देखिए तो ये दौर बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन का हम कह सकते हैं। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट हो गया है, हर किसी के हाथ में फोन आ गया है, सोशल मीडिया जैसे बहुत बड़े बड़े ऐप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जिसमें आप सेकंड्स में एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। तो पहले ये होता था कि न्यूज़पेपर होते थे, न्यूज़ चैनल होते थे, जिनके कुछ जर्नलिज्म के कुछ नॉर्म्स होते थे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हैं, तो वो उसके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे। लेकिन आज जब सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो व्हाट्सएप या फेसबुक पे एक पोस्ट बनाना या एक इमेज क्रिएट करना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कहीं की इमेज लेकर आप कुछ भी पोस्ट बना के शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिलायबिलिटी नहीं है, पर वही हमारे देश में इतनी जागरूकता नहीं है इसके बारे में, तो इससे फेक न्यूज काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण लिंचिंग जैसे मामले भी हमको देखने को मिलते हैं। तो व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड, तो इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है? एक तो है पोलराइजेशन का। तो जैसे ध्रुवीकरण की एक राजनीति का ये दौर चल पड़ा है कि आप या तो इधर होंगे या तो उधर होंगे। ऐसा या तो वन साइड होंगे या तो सेकंड साइड होंगे, बीच का आपके लिए कोई मिड पाथ का वो नहीं है। और फोर्स किया जाता है कि आप हमारी जो मानसिकता है आप उसे ही, हमारा जो एजेंडा है आप उसी को ही माने। तो इससे इन्हांसमेंट ऑफ इको चैम्बर की बात की गई है। इको चैम्बर क्या है वो हम जान लेते हैं। एंड इको चैम्बर इज अ ग्रुप सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, बिलीव्स आर एम्प्लीफाइड and reinforced by transmission and repetition, while different or competing views are censored, disallowed or otherwise underrepresented। तो इको चैम्बर में ये कोशिश की जाती है कि ग्रुप सिचुएशन का एक सिचुएशन होती है जिसमें इंफॉर्मेशन, जानकारी या कोई आइडिया या कोई बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, उसको ही प्रोपोगेट किया जाता है, उसे बार बार दोहराया जाता है। और जो दूसरा विचार होता है या उससे कॉन्ट्री या उससे अलग हटता हुआ विचार होता है, उसको सेंसर किया जाता है, दबाया जाता है, उसको डिसअलाउ किया जाता है, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, और साथ में अंडर रिप्रेजेंटेड भी उसे रखा जाता है। तो सोशल मीडिया यूज, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो एल्गोरिथम यूज करता है। तो सोशल मीडिया तो चाहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां चाहती है कि जो उनका यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्स पर बिता, इस एप्स पे वो बिताएगा, तो वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट देने वाली जो कंपनियां हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगी कि हाँ, यूजर जो है, लोग इस पे ज्यादा समय व्यतीत करते, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट आराम से देख पाएंगे। वो बेसिकली एक ही एजेंडा पे ये काम करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखने को मिलेगा कि नेटफ्लिक्स की द सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री आई है। वहां पर ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और कंपनीज का, सोशल मीडिया कंपनीज का एजेंडा क्या होता है, इसके बारे में आपको काफी ज्यादा अच्छी और जानकारी इस पे भी मिल सकती है। आप तो आप वो भी देख सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि एक्ट ऑन प्रॉब्लम्स लाइक मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड सप्रेसिंग लेफ्ट एंड राइट विंग व्यूज। तो यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठी खबरें हैं, भड़काऊ जो भाषण है या भड़काऊ जो स्पीच है, उन पर प्रतिबंध लाने का जरूरत है। और लेफ्ट और राइट विंग काफी ज्यादा एक्सट्रीम रूप से देखने को मिलता है, तो इनको भी इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इन पर भी एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो जो सोशल मीडिया फर्म से उससे रिलेटेड रेगुलेशन लाने की जरूरत है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है या यूएस में भी देख लीजिए आप, तो वहां पे ये स्टार्ट चीजें स्टार्ट हो गई है कि एक रेगुलेशन आया, लॉ आया है जो इन सारी चीजों को गवर्न कर रहा है। कम से कम उस और कदम बढ़ा है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी कोई स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है कि कॉर्पोरेट को आप रिस्पॉन्सिबल कीजिए अगर कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है। तो इससे यहाँ बहुत जरूरी है कि इन कॉर्पोरेट कंपनीज जो है, इनको एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। तो चलिए, अगला आर्टिकल जो है वो देख लेते हैं, क्राइम्स एंड द स्टेट ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो हमारा जो गणतंत्र है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, राइटर ने इस आर्टिकल में ये बताया है। तो रिसेंटली इंडिया हैज सीन हीनियस क्राइम्स केपेबल ऑफ शॉकिंग द कलेक्टिव कंसाइन। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमने ऐसे बहुत सारे हमको उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, फिर वो हाथरस का मामला हो या यूपी के और दूसरे शहरों का मामला हो या और दूसरे राज्यों का मामला हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह से हमको बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स की खबर आ रही है। और ये ऐसा दौर है
कि जब हमने इतने स्ट्रिक्ट कानून लेकर आ पाए, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो राइटर ने बताया कि परपेट्रेटर्स जो आरोपी है सीम टू रिप्रेजेंट मैजिटेरियन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट की बात की गई है। वैसे ये आर्टिकल जो है मैं बताना देना चाहूंगा कपिल सिब्बल द्वारा लिखा गया है, जो कि कांग्रेस के लीडर है और साथ में राज्यसभा के मेंबर भी है। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक जो मैजिटेरियन व्यू है, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, उसको बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वही आरोपी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ वॉयलेंस। तो अलग अलग कौन कौन से रंग हमको ये अपराधों के वॉयलेंस के देखने को मिलते हैं। पहला उन्होंने बताया कि कास्ट बेस्ड। तो यहाँ पे अपर कास्ट जो होते हैं वो दलित पे काफी ज्यादा ब्रुटैलिटी कर रहे हैं, उनका काफी दमन कर रहे हैं। पहली बात ये बताई गई। उसके साथ में ये है कि जो आरोपी है उनको बताया है कि कहीं ना कहीं उनको मदद मिली हुई है कि वो अपर कास्ट से आते हैं, तो उनको जो स्टेट की मशीनरी है उसकी तरफ से सहयोग मिलेगा और वो उनको उस तरीके से दंडित नहीं करेगी। यहाँ पर ये राइटर ने एक और बिंदु उठाया है। उसके साथ में जो दलित रहते हैं या जो हमारा निम्न वर्ग है कास्ट स्ट्रक्चर का, तो ये कास्ट स्ट्रक्चर में सबसे नीचे, सामाजिक रूप से सबसे नीचे आते हैं, साथ में गरीबी भी इनके पास में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हो गया कास्ट बेस्ड। दूसरा जो है वो धर्म आधारित रिलीजियन बेस्ड है। उसमें बताया गया है कि माइनॉरिटीज आर अटैक्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द मेजोरिटेरियन डिक्टेट। तो मेजोरिटेरियन जो लोग हैं उनकी बात या उनके विचार फॉलो नहीं करने के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे काफी ज्यादा हमले देखने को मिले हैं हमें पिछले कुछ दौर में। तो अगर आप एक अलग तरीके की पोशाक पहनते हैं या आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग है या आपके खान पान की जो चीजें हैं वो दूसरों से अलग है, तो यहाँ पर हमको जो मोहम्मद अखलाक का केस हुआ था लिंचिंग का, जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है, राइटर बताते हैं। उसके साथ में आइडियोलॉजी बेस्ड जो है, जो सिद्धांत के बेस पे रहती है, इस पर भी एक वॉयलेंस देखने को मिलती है, जैसे अटैक ऑन दोस्त हु डोंट सब्सक्राइब और अपोज टू एन आइडियोलॉजी। तो आप या तो जो ध्रुव है उसके आप जो है लाइन के इस साइड फर्स्ट पॉइंट पे होंगे या तो लास्ट एंड पे होंगे। आपको यहाँ पर ये स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, राइटर कह रहे देश में, कि आप अपना कुछ अलग विचार रख सके मैजिटेरियन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसके साथ में सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ डिसेंट थ्रू वॉयलेंस। तो जो डिसेंट का वॉइस है उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है वॉयलेंस के द्वारा। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं बताया है राइटर ने। तो लीगल सिस्टम मस्ट इक्विप टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे हमको लिंचिंग से जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं है हमारे पास में, तो हमारे लीगल सिस्टम को वैसे मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे पिछले आर्टिकल में मैंने डिस्कस करा कि कोर्ट जो है उनको भी और अच्छी स्थिति में लाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, और जो अपराध कर रहे हैं उनको पनिशमेंट होना चाहिए, फिर वो वायलेंस के लिए है या हो या हेट स्पीच के लिए हो, वो किससे एफिलिएटेड है इस और ध्यान नहीं देना चाहिए। अब किन चीजों को यहाँ पर प्रिवेंट करने की जरूरत है। पहले मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो सरकारी दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में आते हैं उनका मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अपराधी के साथ में किसी भी तरीके की सांठगांठ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में इंटेंशनल फेलियर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट और की विटनेसेस और करेक्ट क्रूशियल एविडेंसेस। तो हाथरस वाले मामले में एक चीज ये काफी उठाई गई कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए या जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए वो इतने अच्छे तरीके से वहां पे पुलिस ने काम नहीं किया गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो तलवार मर्डर केस था। वहां पे अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको, या उस केस के बारे में आपने जजमेंट से गो थ्रू किया होगा तो आपको पता होगा कितने ज्यादा एविडेंसेस वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए सीबीआई के पास में मामला आने के पहले ही। उसके साथ में विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विटनेस इंक्रिमिनेटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट। तो यहाँ पे जो विटनेसेस है उनको भी डराया धमकाया जाता है, तो उनसे भी जुड़े हुए कानून और लीगल सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो फ्यूचर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम डिपेंड्स हाईली ऑन द कोर्ट्स। तो यहाँ पर कोर्ट को इन्फेसाइज या उन पे और ज्यादा ध्यान देने की बात की गई है। तो चलिए, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है हमारी संसद में, हमारी विधायिका में, उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने ये आर्टिकल, हमने ये मुद्दे पर बात की थी। तो अभी ये समाचार में कैसे आया, तो चीफ जस्टिस ऑफ केन्या जो है उन्होंने रिकमेंड करा कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ 2/3 जेंडर रूल। अब ये 2/3 जेंडर रूल क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो संविधान है केन्या का, उसमें अनुच्छेद 27(8) के अंतर्गत, जो कि 2010 में ऐड किया गया, उसमें कहा गया
कि किसी भी जेंडर के 2/3 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हमारे सेनेट में या हमारी असेंबली में। अब 2/3 मेंबर से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे आपका संसद है, आपके संसद में किसी भी एक जेंडर के 2/3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो जैसे अगर हम 100% देखें तो 100% में आपका केवल 66% तक पुरुष हो सकते हैं या 66% तक महिलाएं हो सकती है। तो एक अपोजिट जेंडर का वहां होना जरूरी है। तो ये जो एक क्राइटेरिया था, अनुच्छेद था 27(8), इसका जो प्रोविजन ये फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए इनको निर्देश दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ केन्या के द्वारा कि आप आपका जो सदन है उसका उसे डिसॉल्व कर दिए। टू इनेक्ट द सेम सिंस 2012 द कोर्ट हैव गिवन डिफरेंट टाइमलाइंस। तो इससे पहले कोर्ट ने बहुत ज्यादा टाइमलाइंस दी है, लेकिन पार्लियामेंट जो है इसके बारे में काफी अनरिस्पॉन्सिव और अनमूव्ड रही है। तो काफी समय बीतने के बाद में भी पार्लियामेंट इसको लागू नहीं कर पाई। तो अगर हम अभी करंट सिचुएशन देख ले तो केन्या में 22% वुमेन है वहां की नेशनल असेंबली में, और वही अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 14.58% है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट परसेंटेज है। तो केन्या जैसा छोटा सा देश महिलाओं के प्रतिनिधित्व में हमसे काफी ज्यादा आगे है। और वही केन्या के सीनेट की बात की, जो कि उनका अपर हाउस है, उसकी बात करें तो वहां पे 31% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। वही हम हमारी राज्यसभा को देखें, जो कि हमारा अपर हाउस है, तो वहां पर ये नंबर जो है वो केवल 25 महिलाएं है आउट ऑफ 242 इलेक्टेड मेंबर्स। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। तो कल जैसे हमने मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज मिला है उसकी बात करी, आज फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में किन्हें मिला है नोबेल प्राइज, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो रोजर पेनरोज, रेनहोल्ड जेंजेल और एंड्रेस घीस, इन तीनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इनकी जो स्टडी थी ब्लैक होल से रिलेटेड थी। उसके साथ में पेनरोज जो है इन तीनों में से एक वैज्ञानिक, वो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, मैथमेटिक्स फिलोसफी के भी क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो गैंस जो है वो कैच ऑब्जर्वेटरी इन जो हवाई में है वहां पर ये काम करते हैं, वहां से काम करते हैं। और गेंजेल जो है वो पैरेनल माउंटेन जो कि चिले में है, चिली में है, वहां से वो काम करती है। तो वहां से ये अपने टेलीस्कोप इनके लगाए हुए हैं, तो ये कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं जो भौगोलिक बदलाव आते रहते हैं हमारे अंतरिक्ष में। तो वही इनकी आगे स्टडी चलते चलते इन्होंने आखिरकार जो ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में था तो इसको प्रूव करके बताया, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स इन्होंने करा है। तो इसीलिए इनको नोबेल से नवाजा गया है। तो चलिए हमारा दूसरा समाचार देख लेते हैं, जो कि रोड टर्नल से संबंधित है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही आपको अटल टर्नल के बारे में बताऊंगा, जो कि देश का सबसे बड़ा टर्नल है, हिमाचल प्रदेश में ये बना है, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। तो अभी केरला के जो सीएम है पिनरई विजयन, उन्होंने भी बात की गई है कि हम भी एक टर्नल बनाएंगे केरला में, जो कि कजिकोड और वायनाड को जोड़ेगा। तो ये 7 किलोमीटर लंबा होगा ऐसा प्रपोज किया गया है, जो कि भारत में थर्ड लॉन्गेस्ट हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जहां से ये गुजर रहा है वो काफी सेंसिटिव फॉरेस्ट है और वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो जो इकोलॉजी है, जो जैविक परिस्थितिक तंत्र है, उसको इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए इस पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है इसका एलिफेंट कॉरिडोर माना जाता है, जो वायनाड और नीलगिरी हिल्स के बीच में है। तो उसको भी इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए हमारा जो विश्लेषण है आज का वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।